guys, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing 14 principles of Henry Fayol of management. First of all, you should know who was Henry Fayol. Henry Fayol जो थे फ्रेंच इंडस्ट्रियल थे. उन्होंने 1916 में एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बुक में हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो आज हम डिस्कस करेंगे. 14 प्रिंसिपल्स दिए थे कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मैनेज करे. जब बिजनेसमैन ये 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इजीली मैनेज करेगा. तो क्या 14 प्रिंसिपल्स थे, अब हम डिस्कस करते हैं. हेनरी फयोल, अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, इन द ईयर 1916 wrote a book entitled Industrial and General Administration. In this book, he gave 14 principles of management. These principles of management are universally accepted and used even today. According to him, all managers should follow these 14 principles of management. हेनरी फयोल जो थे वो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे. उन्होंने 1916 में एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. इस बुक में हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे कि हर एक मैनेजर अगर ये 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तभी जो है प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. Work is divided in small tasks, job, and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Thus, it leads to greater efficiency, specialization, increased productivity. फर्स्ट हेनरी फयोल का जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क है. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि वर्क इज डिवाइडेड टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल. जो एम्प्लॉय जिस काम में परफेक्ट है, जिस एम्प्लॉय की जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा, तभी जो है एम्प्लॉयज ढंग से काम कर पाएंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो पाएगा. अब हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने एमबीए फाइनेंस से किया है और एक बच्चा है जिसने एमबीए मार्केटिंग से किया है. जिस बच्चे ने एमबीए मार्केटिंग से किया है उसको अगर कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में रख दें तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. उसका रीजन क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है, एमबीए फाइनेंस नहीं है. तो फाइनेंस वाला ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा, तो मार्केटिंग वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाएगा. एक हिंदी में कहावत भी है, जिसका काम उसी को साजे, कि जिसका मतलब जो काम होगा वही वो काम पूरा कर पाएगा. अब एमबीए फाइनेंस वाला ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा. तो डिवीजन ऑफ वर्क अगर प्रॉपर तरीके से होगा तभी एम्प्लॉय अपनी ढंग से परफॉर्मेंस देंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा. सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब. अथॉरिटी का मतलब यह है कि किसी इंडिविजुअल को पावर दी जाए कि वो कोई डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन में ले सके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशंस. किसी इंडिविजुअल को जिम्मेदारी दी जाए कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा एक स्पेसिफिक टाइम में कर सके, उसको क्या कहा जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर शुड बी अ balance between authority and responsibility. Mere responsibility without authority makes
and exclusive less interested in discharging duties. Similarly, giving authority without assigning responsibility make him arrogant and there is fear of misuse of power. Authority and responsibility प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए. अगर दोनों चीजें दी जाएंगी तभी वो इंडिविजुअल ढंग से काम कर पाएगा. मान लो किसी इंडिविजुअल को अथॉरिटी दे दी यानी कि पावर दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो वो क्या हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा यानी घमंडी हो जाएगा. वो ढंग से काम नहीं करेगा, वो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है. तो अगर अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए. अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, काम करने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी है, तब भी वो इंडिविजुअल ढंग से काम नहीं कर पाएगा. फ्योल के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, तभी इंडिविजुअल अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करेगा. थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट which are necessary for working of the organization. Discipline requires good supervisors at all levels, clear and fair agreements and judicious application of penalties. बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को चलाने के लिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है. अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगा तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नहीं चला पाएगा. बिजनेस को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं हर एक लेवल में. अगर बिजनेसमैन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स को फॉलो करेगा, तभी अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चला पाएगा. हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड्स में डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर जितने भी हेड्स हैं वो खुद प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेंगे तभी तो वो अपने जो अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी डिसिप्लिन सिखाएंगे और ढंग से काम करेंगे. ढंग से काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो पाएगा. अगर एक सिस्टम बनाया है ऑर्गेनाइजेशन में कि सुबह अगर 9 बजे एंट्री है और अगर ये रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं तो अगर ये रूल रेगुलेशन सुपीरियर यानी कि लीडर फॉलो कर रहे हैं यानी कि मैनेजर्स फॉलो कर रहे हैं तभी तो वो रूल्स नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी फॉलो करेंगे. तो इसी को क्या कहा जाता है, डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट गेन कर पाएगी. फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू फ्योल there should be one and only one boss for every individual employee. It implies that every workers should receive orders from one superior only. Otherwise, it will create confusion, conflict and duplication of work. Unity of command के according फ्योल का कहना ये था कि वन बॉस होना चाहिए. वन बॉस हो जो एम्प्लॉय को कमांड दे सके. मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे बॉस हो जाएं और एक एम्प्लॉय को कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं कौन सा काम करूं. एक बॉस मुझे कोई काम कह रहा है, एक बॉस मुझे कोई काम कह रहा है, एक बॉस मुझे कोई काम कह रहा है, तो मैं कौन सा काम करूं. तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. तो यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग ये है कि वन बॉस हो जो एक बार कमांड दे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, ताकि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज ना हो. अगर उसको एक बॉस होगा, एक काम देगा, तो वो काम वो ढंग से करेगा और अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल
पूरा होगा। आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है कि कौन सा राइट अप्रोच है, कौन सा रॉन्ग अप्रोच है। ये जो रेड सिंबल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सुपीरियर को। जो ये ग्रीन सिंबल है किसको इंडिकेट कर रहा है, सबऑर्डिनेट को। तो यहाँ राइट अप्रोच क्या कहा है कि यहाँ पर एक बॉस है, यानी सुपीरियर एक है जो इसको ऑर्डर दे रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है और इसको ऑर्डर दे रहा है, कि एक बॉस है जो अलग अलग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे रहा है। तो ये अप्रोच जो है क्या है, बिल्कुल सही है। और सेकंड में ये रॉन्ग अप्रोच दिखाया है कि मान लो ये दो बॉस हैं, ये जो रेड सिंबल है यहाँ दो बॉस हैं, यानी कि दो सुपीरियर हैं। ये अलग अलग एम्प्लॉयज, यहाँ ग्रीन में जो शो हो रहा है अलग अलग जो एम्प्लॉयज हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट्स हैं। मान लो ये कभी इसको कोई ऑर्डर दे रहा है, ये कभी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये कभी इसको ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पर वर्क भी ढंग से नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड देयर शुड बी वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। Fifth principle is unity of direction. All the units of an organization should move towards the same objectives through coordinated and focused efforts. Each group of activities having the same objectives must have one head and one plan. This ensures unity of action and coordination. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है उसमें सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव होगा तभी जो है वर्क प्रॉपर तरीके से होगा। वन हेड होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे हेड हैं और अलग अलग प्लान बनाए जाएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे तो वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। जैसे ये पिक्चर में शो हो रहा है कि ये वन हेड है, वन हेड है, सेम ऑब्जेक्टिव है जो ये उसके सबऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे हैं। वन हेड एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से वर्क हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन should take priority over the interest of any individual employee. In simple words, the organization interest to be prioritized over individual interest. सिक्स प्रिंसिपल ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बिजनेस को अगर सक्सेसफुली करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देखनी चाहिए। अगर कोई भी बिजनेसमैन एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी देता रहेगा तो कभी भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो बिजनेसमैन को ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए क्या क्या प्लान बनाएं, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करें। सेवेंथ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन should be fair to both employees and the organization. The employees should be given fair wages so that they can have a reasonable standard of living. Wages should be within the paying capacity of the organization. Seventh principle आता है remuneration of employees. Remuneration of employees means all form of paid and non-paid benefit given to employees for contribution in the organization. Remuneration of employees का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड करती है, पेड और नॉन पेड फॉर्म में बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। फ्योल के अकॉर्डिंग जो भी पेड और नॉन पेड फॉर्म में एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो रीजनेबल दिए जाएं ताकि एम्प्लॉयज को भी नुकसान ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान ना हो।
और ताकि एम्प्लॉयज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो। अगर एम्प्लॉयज को टाइमली सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, तभी एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में देंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of decisions making authority with some, whereas its dispersal among more than one person is decentralization. Both should be balanced, as no organization can be completely centralized or completely decentralized. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताता हूं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है तो एक हायरार्की लेवल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को इंफॉर्मेशन बताएगा, मिडिल लेवल इंफॉर्मेशन लोअर लेवल को बताएगा। एक फॉर्मल वे में जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो उस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है कि जहां इनफॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में पास होती है। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग दोनों चीजें होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन सिस्टम भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पास हो, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से वर्क हो और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। Next principle is scalar chain. The formal lines of authority and communication between superiors and subordinates from the highest to lowest rank is known as scalar chain. This chain should not be violated, but in the case of emergency, employees at the same level can contact through gangplank by performing their immediate superiors. Next principle आता है स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसको स्केलर चैन कहते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो गैंग प्लैंक के जरिए कोई इमरजेंसी आ गई तो जो है सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये पिक में शो हो रहा है, यहां पर सुपीरियर कौन है, ए, और ये सबको क्या कर रहा है, एक लाइन चल रही है। सुपीरियर ए है, ये कांटेक्ट बी से करता है, बी कांटेक्ट सी से करता है, सी जो है डी से करता है। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो डी जो है जी से भी कांटेक्ट कर सकता है। इसको क्या कहा जाता है, गैंग प्लैंक। तो स्केलर चैन का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली वर्क को करना है तो एक फॉर्मल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से वर्क हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस to all employees who should be treated as fairly as possible. The working environment of an organization should be free from all forms of and principles of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored or punished. अगर ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होगी, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तभी जो है एम्प्लॉयज अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। मान लो एक लीडर है, लीडर के सामने 4 एम्प्लॉय काम करते हैं। 4 एम्प्लॉय में से एक लीडर का जो एम्प्लॉय है वो क्या है, उसका रिश्तेदार है, यानी कि रिलेटिव है। तो अगर मान लो लीडर वहां
उन 4 एम्प्लॉय में जो उसका रिश्तेदार है उसमें क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। यानी कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो रिश्तेदार को कहता है 7 घंटे ड्यूटी कर लो और तुम चले जाओ और 1 घंटे की ड्यूटी मैं देख लूंगा। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर एम्प्लॉयज टर्नओवर रहेगा। हर साल बार बार एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे तो वहां स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टरबेंस होगी और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क ढंग से नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉय टर्नओवर should be minimized to maintain organizational efficiency. A personnel should be selected and appointed after rigorous procedure, and the selected person should be kept at the post for a minimum tenure to show results. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब कि एम्प्लॉयज टर्नओवर ना हो, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो है टिक के काम करेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को अच्छा एनवायरनमेंट देगी, जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज में इनइक्वालिटी नहीं रखेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को गुड कंपनसेशन सिस्टम देगी, जब एम्प्लॉयज भी ये फील करे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू है, वो कैसे हो सकती है, जब लीडर अच्छा होगा। एक बार मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि एक सरदार जी ऑर्गेनाइजेशन में डील करने आ रहे थे। तो सरदार जी जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के गेट के सामने आए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। तो सरदार जी ने ये देखा कि बाहर एक गार्ड खड़ा था। गार्ड ने गेट खोला, सरदार जी जो है ऑफिस के अंदर आए। फिर सरदार जी ने देखा कि वही गार्ड जो है कार धो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सरदार जी ने देखा वही गार्ड जो है गार्डन में पानी लगा रहा था। तो सरदार जी ने ये बातें सब चीजें नोटिस की। फिर सरदार जी जब ऑफिस में गए, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले, तो वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने सरदार जी से पूछा कि सर आप चाय पिएंगे या कॉफी लेंगे। सरदार जी ने कहा मैं चाय पीऊंगा। सरदार जी ने कहा आप अपने मैनेजर को बुलाइए। मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने मैनेजर को बुलाया। सरदार जी ने कहा चाय जो है आपका मैनेजर बनाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि सर आप कैसे बात कर रहे हैं, मैनेजर की एक डिग्निटी है, एक वैल्यू है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है, ये चाय बनाता हुआ अच्छा लगेगा। तो सरदार जी ने कहा आप सर डिग्निटी की बात कर रहे हैं, मैंने आपकी ऑफिस में जब एंट्री कर रहा था तो मैंने गार्ड देखा। गार्ड का काम था कि गेट पे एंट्रीज करना और गेट को खोलना, लेकिन मैंने एक देखा कि गार्ड कभी कार धो रहा है, कभी गार्ड गार्डन में पानी लगा रहा है। तो आप डिग्निटी की बात कर रहे हैं, गार्ड का जो वर्क था आप उसको वो काम देते। तो अगर आप एम्प्लॉयज को ढंग से काम नहीं करवाएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ज्यादा टाइम नहीं टिकेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कैसे है, जब एम्प्लॉयज को आप टाइमली मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉय को कंपनसेशन सिस्टम अच्छा देंगे, एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशन देंगे, तभी जो है एम्प्लॉय अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में देगा और टिक के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स। Initiative means taking the first step with self-motivation. It is thinking out and executing the plan. इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करे, वो भी अपने आप में इंप्रूवमेंट करे, वर्कर को भी मोटिवेट किया जाए कि वो भी कोई इनोवेट थिंग ऑर्गेनाइजेशन में करे। अगर वर्कर अपनी बेस्ट से बेस्ट कोई इनोवेट थिंग ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, उससे क्या वर्कर को भी फायदा और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा। वर्कर को क्या फायदा होगा,
वर्कर का प्रमोशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में और नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का और बेस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इनिशिएटिव भी होना चाहिए। अगर कोई वर्कर इनिशिएट कुछ ना कुछ नई चीज करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। अगर वर्कर कोई अपनी एडवाइस ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहता है तो मैनेजर को ये मौका वर्कर्स को देना चाहिए, आए और अपने एडवाइस दें। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई उसमें फायदा हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को वो चीजों को कंसिडर करना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कोर। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। मैनेजर्स को टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए, हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। अगर मैनेजर वर्कर को ये कहेगा वी शुड वर्क टुगेदर, कि आओ हम सबको मिलके काम करना है, तो उससे क्या होंगे, वर्कर्स मोटिवेट होंगे। अगर मान लो मैनेजर ये कहता है तुम जाके काम करो, तो वर्कर को कितना बुरा फील होगा। अगर ऐसे वर्कर को कहा जाए हम सब मिलके काम करेंगे, तो उससे वर्कर क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में देंगे। मान लो अगर कोई वर्कर गलती कर देता है तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, उस वर्कर को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। अगर मैनेजर वर्कर को सबके सामने डांटेगा तो वर्कर क्या फील करेगा, डीमोटिवेट। मैनेजर को साइड में ले जाके वर्कर को समझाना चाहिए कि भाई आपने ये गलती करी है, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। उससे वर्कर क्या होगा, मोटिवेट होगा, अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में देगा। सो दिस आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।